अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा सक्सेशन एक्ट सीरीज़ का थर्ड लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है डोमिसाइल। इससे पहले मैं आपको सक्सेशन एक्ट के दो सवाल पढ़ा चुकी हूँ जो सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप ये तीन सवाल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये आप तैयार कर लेते हैं तो आप पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। डोमिसाइल जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी लीगल डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डोक्यूमेंट है जो आपकी परमानेंट रेजिडेंस का प्रूव होता है। यानी इस डॉक्यूमेंट से हम किसी की रेजिडेंस को प्रूव करते हैं कि ये बंदा इस शहर का, इस मुल्क के इस शहर का मुस्तकिल रिहायशी है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर CNIC में हमारा नाम पता सब कुछ लिखा होता है तो फिर हमें डोमिसाइल बनवाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक इसका आंसर ये होगा। CNIC की एक एक्सपायरी डेट होती है, आई डोंट नो 2 डेकेड्स और 3 डेकेड्स, आई डोंट नो, बट उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अब उस ड्यूरेशन के दरमियान अगर कोई पर्सन अपनी रेजिडेंस परमानेंटली चेंज करना चाहता भी है तो वो फिर उसको ID कार्ड में अपने CNIC में चेंज नहीं करवाता। वो चेंज तब करवाता है जब उसने CNIC नया बनवाना होता है या जब उसका कार्ड गुम हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है। तो जब वो नया बनवाता है तभी वो उसमें चेंजिंग करवाता है और यूजुअली चेंज नहीं करवाता। इसी तरह से हर चीज़ को प्रूव करने के लिए लॉ कहता है कि आपके पास सबूत होना चाहिए उसका, चाहे डॉक्यूमेंट्री या जिस तरह का भी सबूत हो। तो डोमिसाइल हमारी रेजिडेंस का सबूत है। जिस तरह से अगर हम यूटिलिटी बिल्स देखते हैं या हमारा ID कार्ड है, इसी तरह से हर जगह पे हमारा एड्रेस लिखा होता है, लेकिन वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है हमारी रेजिडेंस का। तो डोमिसाइल जो है वो एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है किसी पर्सन की मुस्तकिल रिहाइश का और किसी पर्सन की परमानेंट रेजिडेंस का। अब ये एक सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तब वो लोग रिक्वायर करते हैं हमसे। मैरिज में, सक्सेशन में, टैक्सेशन में, हर जगह ये डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब हमारा लॉ कहता है कि हर पर्सन के पास डोमिसाइल होना चाहिए और किसी पर्सन के पास एक से ज़्यादा डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। यानी आप एक टाइम में एक ही डोमिसाइल रख सकते हो, दो डोमिसाइल नहीं रख सकते। और कोई भी पर्सन जो है वो डोमिसाइल के बगैर नहीं होगा क्योंकि ये मैंडेटरी है कि डोमिसाइल हर पर्सन का होना चाहिए। अब सक्सेशन एक्ट 1925 में इसको सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 18 में डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कस किया गया है, लेकिन इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया सक्सेशन एक्ट में कि डोमिसाइल की कोई डेफिनेशन नहीं है इसमें सक्सेशन एक्ट में। अब ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि डोमिसाइल क्या होता है। अब हम इसको एज अ क्वेश्चन रीड करते हैं, वन बाय वन इसकी डिफरेंट हेडिंग्स को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले वो कहता है कि मीनिंग क्या है। द वर्ड डोमिसाइल हैज़ बीन एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डोमस विच मीन्स द प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स। इसमें वो कहता है कि डोमिसाइल एक लैटिन वर्ड डोमस से अखज़ किया गया है, डिराइव किया गया है, और इसका मतलब है द प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स, एक ऐसी जगह जहां वो पर्सन रहता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये किसी पर्सन का उसकी स्टेट के साथ रिलेशनशिप को शो करता है कि ये पर्सन किस स्टेट से बिलोंग करता है और किस स्टेट के, किस डिस्ट्रिक्ट के, किस शहर से बिलोंग करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसमें वो कहता है सच प्लेस वेयर अ पर्सन हैज़ हिज लीगल एंड परमानेंट रेजिडेंस, ऐसी जगह जहां किसी पर्सन की कानूनी और मुस्तकिल रिहाइश हो, वेयर ही इंटेंड्स टू रिटर्न इफ करंटली रिजाइडिंग एल्सवेयर। तो इसमें उसने यही कहा है कि आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि आप करंटली या टेम्परेरीली किसी भी जगह पे रह रहे हो बट वापस आपने उसी जगह पे जाना है। और नेक्स्ट उसने कहा ही गेट्स रजिस्टर्ड हिम विद दैट प्लेस, यानी अपने आप को उस जगह के साथ रजिस्टर करवा ले और उसका एक सबूत रख ले अपने पास कि हाँ मैं इस मुल्क की, इस डिस्ट्रिक्ट की, इस तहसील के, इस शहर का रिहायशी हूँ। नेक्स्ट अब हम डोमिसाइल की काइंड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन बेसिस पे हम डोमिसाइल को अक्वायर करते हैं। फर्स्ट उसने कहा है बाय ओरिजिन ऑफ बर्थ। इसमें उसने कहा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका डोमिसाइल उसके फादर की रेजिडेंस के, उसके फादर के डोमिसाइल के अकॉर्डिंग बनता है। इसको हम कहते हैं एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल बाय ओरिजिन ऑफ बर्थ, कि ये पैदाइश की बेसिस पे, जाए पैदाइश की बेसिस पे इसको एक्वायर किया गया है। अब ये नहीं कि हम किसी और शहर में, अगर किसी हॉस्पिटल में पैदा हुए या किसी और जगह पे, बस वो रिहाइश परमानेंट होनी चाहिए। वो जो हमारे फादर की डोमिसाइल पे परमानेंट रेजिडेंस होगी वही उस बच्चे के डोमिसाइल पे ट्रांसफर होगी, वही सेम होगी। नेक्स्ट इसमें जो काइंड है वो है बाय चॉइस। इसमें उसने कहा है कि डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन जब हम पैदा होते हैं तो हमें ग्रांट कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है,
लेकिन अगर उसके बाद कोई बंदा अपनी मर्जी से मुस्तकिल अपनी रिहाइश चेंज करना चाहता है, परमानेंटली चेंज करना चाहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर उस सूरत में वो अपनी चॉइस पे भी डोमिसाइल बनवा सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें उसने कहा है कि जब कोई स्टेट किसी पर्सन को कोई डोमिसाइल प्रोवाइड करती है, कोई डोमिसाइल देती है, तो उसको कहते हैं डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और बर्थ सर्टिफिकेट इसकी एक एग्जांपल है। अब हम न्यू डोमिसाइल से रिलेटेड देख लेते हैं कि अगर हमने न्यू डोमिसाइल बनवाना है तो हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। इसमें उसने कहा है कि कोई पर्सन जो अपनी रेजिडेंस को परमानेंटली चेंज करना चाहता है तो वो उसके लिए डोमिसाइल बनवा सकता है बाय पुटिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उस पर्सन को पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 23 के मुताबिक 4 फॉर्म्स लेने होंगे, 4 फॉर्म्स लेने होंगे। और साथ उसने कहा है कि उसको बैंक में फ़ी डिपॉजिट के लिए 3 चालान फॉर्म लेने होंगे। अब ये सारे फॉर्म्स उसको लेने होंगे और उनके पर्टिकुलर्स को फिल करना होगा। वो पर्सन खुद ही बाय हैंड उन सब पर्टिकुलर्स को फिल कर लेगा। उसके बाद वो उसके साथ अपना एफिडेविट लगा देगा, वोट नंबर स्लिप लगा देगा और 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स उसके साथ अटैच कर देगा उस फाइल के साथ। अब यहाँ पे 3 स्टेप वेरिफिकेशन होती है उस फाइल की और उसके बाद हमें डोमिसाइल ग्रांट किया जाता है। अब क्या हुआ कि उसने सारे फॉर्म्स को फिल किया, सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच किया और एक फाइल तैयार करके गेजेटेड ऑफिसर के पास वेरिफिकेशन के लिए भेज दी। और गेजेटेड ऑफिसर कौन सा होना चाहिए? उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जहां का वो डोमिसाइल एक्वायर करना चाहता है। अब यहाँ पे उसने 2 पॉइंट्स और बताए हैं। उसने कहा है कि अगर कोई पर्सन रूरल एरिया का रहने वाला है, यानी किसी देहाती एरिया का रहने वाला है, तो वो फिर किसको फाइल भेजेगा अटेस्टेशन के लिए? नंबरदार को भेजेगा उस गाँव के। दूसरा उसने कहा है हेडमैन को भेज सकता है। साथ उसने कहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह से लोकल काउंसिल होता है, चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल, नाजिम ऑफ यूनियन काउंसिल, इनमें से किसी को भी वो अपनी फाइल अटेस्टेशन के लिए भेज देता है अगर वो किसी विलेज से बिलोंग करता है। और अगर वो किसी शहर से, किसी सिटी एरिया से बिलोंग करता है तो उसमें वो काउंसलर और चेयरमैन सिटी या तहसील नाजिम को अपनी वो फाइल भेजेगा फॉर द अटेस्टेशन। अब इस वेरिफिकेशन का मकसद क्या है? इस वेरिफिकेशन का मकसद है कि ये जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं ये वेरीफाई कर सकें कि हाँ ये एप्लीकेंट इसी शहर का रिहायशी है। अब गेजेटेड ऑफिसर के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट वेरिफिकेशन आती है, वो है वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू स्टाफ। अब रेवेन्यू स्टाफ उसको वेरीफाई करेगी उस फाइल को। इसमें उसने ये कहा है कि नंबरदार और काउंसलर की वेरिफिकेशन के बाद ये फाइल हल्का पटवारी को भेज दी जाती है और पटवारी उस फाइल की वेरिफिकेशन जब कर लेता है तो उसके साथ वो उस पर्सन की एग्रीकल्चरल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सारी इंफॉर्मेशन साथ अटैच करता है कि इस पर्सन की इतनी प्रॉपर्टी फलां जगह पे है, ज़रूरी ज़मीन इतनी है, रेजिडेंशियल ज़मीन इतनी है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन वो उस फाइल के साथ अटैच कर देता है। कौन अटैच करता है? हल्का पटवारी। अब हल्का पटवारी उस फाइल को वेरीफाई करने के बाद सबमिट करवा देता है उसे, किसको? गिरदावर हल्का को। यानी सबसे पहले कौन वेरीफाई करता है? गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर के बाद रेवेन्यू स्टाफ में सबसे पहले हल्का पटवारी और उसके बाद गिरदावर हल्का उसको वेरीफाई करता है फाइल को। अब गिरदावर हल्का क्या करता है कि एक रिपोर्ट तैयार करता है और हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है जो उस फाइल के साथ अटैच्ड होते हैं और फिर उस फाइल को सबमिट करवा देता है, फॉरवर्ड कर देता है आगे तहसीलदार के पास। अब गिरदावर हल्का से वो फाइल तहसीलदार के पास चली जाती है और अब तहसीलदार ने उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। तहसीलदार क्या करता है, जब उसको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, वो उनको वेरीफाई कर देता है और जो उसके ऊपर चालान फॉर्म्स लगे होते हैं उनके ऊपर सिग्नेचर कर देता है अपने, और फिर वो उस एप्लीकेंट को कहता है कि तुम अब जाके बैंक में अपनी फीस, इस डोमिसाइल की फ़ी डिपॉजिट करवा दो। अब यहाँ पे उसकी 200 रुपीज़ फ़ी लिखी हुई है कि उस एप्लीकेंट ने 200 रुपीज़ उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वो रेजिडेंस एक्वायर करना चाहता है, जहाँ का वो डोमिसाइल एक्वायर करना चाहता है, उसी डिस्ट्रिक्ट के ट्रेयर ब्रांच ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में उसने 200 रुपीज़ फ़ी जमा करवानी है। मुझे कंफर्म नहीं पता कितनी फ़ी है, बट यहाँ पे 200 रुपीज़ लिखी हुई है। तो अब एप्लीकेंट अपनी रिक्वायर्ड फ़ी जो है डोमिसाइल की वो डिपॉजिट करवाने के बाद अब उस फाइल को भेज दिया जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर के पास या फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के पास। अब ये जो ऑफिसर्स हैं, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो फाइल वापस तहसीलदार के पास भी करेक्शन के लिए भेज सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्शन है, आप इसको करेक्ट करके फाइल को भेजें वापस। और अगर उन ऑफिसर्स को लगता है कि ये फाइल जो है बिल्कुल ट्रू है तो फिर वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस फाइल को सबमिट करवा देंगे
डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ सेम स्टेट, सेम स्टेट का मतलब जहाँ का वो डोमिसाइल एक्वायर करना चाहता है उसी के डिप्टी कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो फाइल जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाएगी। अब अगर डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई होंगे उन सब पर्टिकुलर से, फाइल के जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे सेटिस्फाई होंगे तो फिर वो उन फॉर्म्स के ऊपर सिग्नेचर कर देंगे और जो उस एप्लीकेंट ने अपनी पिक्चर्स लगाई होंगी उनके ऊपर भी सिग्नेचर करेंगे और उस सब को एक रिकॉर्ड में, अपने रिकॉर्ड में एंटर कर देंगे कि इस पर्सन को हम डोमिसाइल ग्रांट करने जा रहे हैं, यानी वो उसको अपने रिकॉर्ड में एंटर कर लेंगे। और अब वो उस साइंड फॉर्म को उस एप्लीकेंट को रिटर्न कर देंगे और वही साइंड फॉर्म जो है उसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये था डोमिसाइल एक्वायर करने का प्रोसीजर। अब हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल ऑफ माइनर के बारे में कि माइनर के डोमिसाइल का क्या स्टेटस है। इसमें उसने कहा है कि डोमिसाइल ऑफ माइनर्स फॉलो द डोमिसाइल ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स का डोमिसाइल होता है वही माइनर का होता है, यानी जो पेरेंट्स की परमानेंट रेजिडेंस होती है और उसकी बेसिस पे जो डोमिसाइल होता है उस माइनर का, उस बच्चे का भी उसी बेसिस पे डोमिसाइल होता है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट आप कह लें, उसको उसी की बेसिस पे ग्रांट किया जाता है। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि अगर माइनर कल को मेजर हो जाता है और वो अपनी परमानेंट रेजिडेंस चेंज करना चाहता है तो उस सूरत में फिर वो न्यू डोमिसाइल बनवा सकता है, लेकिन जब तक वो नहीं बनवाता तब तक वही उसके पेरेंट्स की बेसिस पे जो उसको डोमिसाइल ग्रांट किया जाता है वही चलता रहता है, वही उसका डोमिसाइल कंसीडर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल बाय वुमन आफ्टर मैरिज, यानी मैरिज के बाद औरत जो डोमिसाइल एक्वायर करती है वो किस बेसिस पे एक्वायर करती है। इसमें वो कहता है बाय मैरिज अ वुमन एक्वायर्स द डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड, कि जब शादी हो जाती है, शादी के बाद क्योंकि वो परमानेंटली अपने शौहर के साथ रिजाइड करने वाली है तो ऑब्वियसली उसकी रेजिडेंस तो परमानेंटली चेंज हो ही रही है, तो उस सूरत में फिर जो उसके हस्बैंड का डोमिसाइल होगा उसी की बेसिस पे उस वुमन का, उस मैरिड वुमन का डोमिसाइल बनाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ लेते हैं एक्विजिशन ऑफ न्यू डोमिसाइल बाय लुनेटिक्स, के जो पागल इंसान है, जो पागल है, तो उस सूरत में उसका डोमिसाइल का क्या स्टेटस होगा। तो इसमें लॉ कहता है कि अंडर सक्सेशन एक्ट एन इनसेन पर्सन कैन नॉट एक्वायर अ न्यू डोमिसाइल, कि वो नया डोमिसाइल नहीं बनवा सकता, और अ डोमिसाइल ऑफ चॉइस, और डोमिसाइल ऑफ चॉइस भी नहीं बनवा सकता, बट डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑफ हिज बर्थ विल ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू हिम बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि उस पागल पर्सन को, उस मेंटली अनस्टेबल पर्सन को ऑटोमेटिकली स्टेट जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ग्रांट कर देगी, बट वो अपनी चॉइस पे न्यू डोमिसाइल नहीं बनवा सकता। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। अगर आज की वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।